गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर चिल्ड्रंस। आज हम शुरू करने वाले हैं अवर इन्वायरमेंट के बारे में। सो अवर इट मीन्स हमारा इन्वायरमेंट विच इज सराउंडेड बाय अस। तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट में बेटा यहाँ पर एनिमल की स्पीशीज मिलती है, आपको यहाँ पर प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलती है और ह्यूमन की स्पीशीज भी देखने को मिलती है ना। इट मीन्स इन्वायरमेंट में प्लांट, एनिमल्स एंड ट्रीज, ह्यूमंस एंड बहुत सारी चीजें जो एक साथ मिलकर रहते हैं और काम करते हैं वो कहलाता है अवर इन्वायरमेंट। तो इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो डिजाइन किया है ये चैप्टर अवर इन्वायरमेंट, इसमें बेटा आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी है प्लस आर.एस. अग्रवाल के जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। टॉप 5 क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 15 मार्क्स का पेपर आपका यहीं से आएगा, चाहे वो 5 मार्क्स का हो चाहे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सारे उस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, टू द पॉइंट बनाया गया है ना। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं कि अवर इन्वायरमेंट। तो बेटा मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ कि है ना जोश मीटर कैसा है। आई नो कि पढ़ने के लिए बेटा सबका अपना जो है एक डेडिकेशन होता है, तो आपको अपने डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई को करनी है प्लस लेस टाइम में आपको स्मार्ट वर्क करना है ना। यानी कि जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स निकाल सको, प्रोडक्टिव स्टडी निकाल सको। और वो निकलेगी कैसे, तो वो फोकस कॉन्सेंट्रेशन से होकर निकलेगी। यानी जिस टाइम आप पढ़ रहे हो तो आपको उस टाइम पर किसी भी दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। तो चलिए बस हम चैप्टर को शुरू करेंगे यहां पर कि चलिए तो इन्वायरमेंट बेटा जो कि कंप्लीट इस इन्वायरमेंट में क्या है, विच इज सराउंडेड बाय अस। एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं एंड जो ह्यूमंस स्पीशीज होते हैं सारे। आपको पता है कि सारे एक दूसरे पर करके कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और हम एक साथ मिलकर इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, है ना। सो एनवायरनमेंट रिफर्स टू कंप्लीट रेंज ऑफ फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल कंडीशंस व्हिच ऑर्गेनिजम्स लिव एंड इंटरैक्ट विद बायोटिक लिंक्स लिविंग एंड अबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स। आपको पता है कि बायोटिक इट मींस लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है बेटा, लिविंग थिंग्स में आप पढ़ते हो प्लांट्स आते, एनिमल्स आते, ह्यूमंस आते हैं, है ना। प्लांट्स की इनकी जितनी स्पीशीज होती हैं, चाहे वो फ्लावर्स हो, एल्गी हो, एनिमल्स में इंसेक्ट है, फिश है, मैमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड डेड ऑर्गेनिज्म मैटर। सो जितने भी बायोटिक लिविंग थिंग्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में एक दूसरे से इन अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट होकर वो क्या करते हैं, काम करते हैं। अबायोटिक जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड विंड। हम समझेंगे आगे कि कैसे ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। इकोसिस्टम इट मीन्स ऑल द इंटरैक्टिंग organism in area together non-living constitution of the environment form an ecosystem, forest, pond etc. है ना बेटा। यानी ओवरऑल हमने देखा कि इस इकोसिस्टम में जो फिजिकल फैक्टर्स हैं यानी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं वो कहलाता है इन्वायरमेंट, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। इससे इस तरीके से समझो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट का काम होता है बेटा पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, इनहेल एक्सहेल करता है ना। हमारा नर्वस सिस्टम होता है, किडनी यूरिन को फिल्टर करता है, स्टमक HCl है ना जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक वैसे ही इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है, अभी हम इसे और डिटेल में हम समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि आपको पता है कि हर जगह पर प्लांट्स की स्पीशीज, एनिमल्स की स्पीशीज सब जगह डिफरेंट पाई जाती है। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर डिजर्ट की, तो डिजर्ट में आपको पता है वहाँ का रेनफॉल अलग होता है, वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, जिस वजह से वहाँ की सॉइल जो है वहाँ पर अलग होती है। तो इस वजह से वहाँ की जो
प्लांट्स स्पीशीज है वो अलग होती है और वहीं पर वो एनिमल स्पीशीज पाई जाती है। अगर हम बात करें माउंटेन्स में, तो माउंटेन की जो प्लांट स्पीशीज कैसी होती है, कोनिकल शेप में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होता है ना। सेम वैसे ही अगर हम इक्वेटिक लाइफ की बात करें, इक्वेटिक लाइफ मतलब बेटा मरीन लाइफ जिसे कहते हैं, है ना, ओशियन होता है, ये पॉन्ड होते हैं, सी होते हैं, है ना, वहां पर भी जो है क्या है, स्पीशीज पाई जाती है, प्लांट्स पाए जाते हैं और वहां पर एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती है, फिशेस पाई जाती है, मेजरली टर्टल पाए जाते हैं, है ना। ऐसे ही ये पॉन्ड है चाहे लेक है, तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि लैंड, माउंटेन, ओशियन, है ना, डिजर्ट, सब जगह प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज जो है डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है। तो यही तो है इन्वायरमेंट, जो कि एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये इकोसिस्टम जो है दो टाइप का होता है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। फर्स्ट होता है बेटा नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम में बेटा जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है वहां पर जो एनिमल्स होते हैं या फिर वहां पर जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं, सो वो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, यानी कि वहां पर हमें जो भी एनिमल्स हैं हमें टेक केयर नहीं करना पड़ता उनका, है ना। यानी समझो जैसे हमने किसी एनिमल को, डॉग को, कैट को हम अपने घर पे क्या कर रहे हैं, उसको पालते हैं या गाय को पालते हैं, तो हमें उनकी टेक केयर करनी पड़ती है, उनका मेडिसिन देना पड़ता है, उन्हें फूड देना पड़ता है, उन्हें उनका जो हाइजीन है वो मेंटेन करना पड़ता है, हमें सब कुछ मेंटेन, वैक्सीन देनी पड़ती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेचुरल इकोसिस्टम। हमें क्या आप फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं क्या खाना खाने उन्हें देने जाते हैं? नहीं। क्या हम उन्हें हाइजीन, उनके हाइजीन का ध्यान रखते हैं? नहीं, है ना। या आप बोलोगे मैम जू में तो करते हैं, तो बेटा वो तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जू क्या है? वो मैन मेड इकोसिस्टम है, दैट इज नॉट द नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि अभी जैसे हम क्या उनको हमने वैक्सीनेशन दिया? नहीं। अभी फॉरेस्ट जैसे हमारे घर में जो गार्डन्स होते हैं तो हम उन्हें फर्टिलाइजर डालते हैं, है ना, टाइम टू टाइम हम उन्हें फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, हम उसकी सॉइल की क्या करते हैं, डिगिंग करते रहते हैं, प्लस उसकी कटिंग करते रहते हैं। तो हमने अल्टीमेटली हम अपने गार्डन्स का क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, एंड दैट इज मेंटेन बाय द मैन मेड। तो ये जो गार्डन आपका सिस्टम आएगा, मेंटेनिंग अ गार्डन, है ना, तो ये आर्टिफिशियली इकोसिस्टम कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो नेचुरल इकोसिस्टम इट मींस विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन। यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ मैन, है ना, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। दे आर सेल्फ सस्टेनिंग, वो खुद को ही करते रहते हैं, जैसे कि पॉन्ड है, लेक है, ओशियन है, फॉरेस्ट है। नो नीड प्लांटेशन। क्या प्लांटेशन की जरूरत पड़ती है फॉरेस्ट में? नहीं पड़ती है। वाटरिंग सेल्फ सस्टेनिंग, है ना, वो सब अपने आप रिसाइकिल प्रोसेस, जो भी साइकिल चलती है वो उनकी सेल्फ सस्टेनिंग ही होती है। ये था नेचुरल इकोसिस्टम। अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, तो बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसे हम मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। देखो नेचुरली बेटा ना तो हमें वाटर क्लीन करना पड़ता है ना, पॉन्ड लेक का कभी वाटर क्लीन नहीं करना पड़ता। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल एक्वेरियम बोलोगे तो एक्वेरियम तो मैन मेड है। उस एक्वेरियम की क्या करते हैं, हम उसका फिल्टरेशन करते हैं, हम फिशेस को फूड देते हैं, टाइम टू टाइम हम उसके वाटर्स को चेंज करते रहते हैं। हम आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे, है ना, ये थोड़ा ओवरव्यू था। तो आर्टिफिशियल क्या होता है बेटा? मैन मेड इकोसिस्टम होता है। क्यों होता है? इसे ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। यानी जहां पर मैन मेड इकोसिस्टम, जहां पर हम इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट जब उसमें आता है तो वो मैन मेड कहलाता है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है। एक्वेरियम बेटा लाइफ एग्जांपल है, हमें फिशेस को फूड देना पड़ता है, उनके जो क्यों, और उसको वाटर्स को क्या करना पड़ता है, हर हम वीकली 3-4 डेज में हम उसके वाटर्स को चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फिशेस के टॉक्सिक और जो है उसमें आ जाते हैं, है ना, और उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? देन सेम क्रॉप फील्ड यानी आपका एग्रीकल्चर आ गया। देन यहाँ पर पार्क है, जू है,
एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री फार्मिंग, तो इन सब में आपने पढ़ा है ना बेटा, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, यानी हम इनको इन एनिमल्स को क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं, उनके हाइजीन का मेंटेन रखते हैं, उन्हें फूड सप्लाई करते हैं, है ना। ये चैप्टर 12 में आपने पढ़ा हुआ है। जू, जूलॉजिकल जू, तो जू भी मैन मेड है, क्यों, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, यहाँ पर हम एनिमल्स का टेक केयर करते हैं, उन्हें फूड सप्लाई करते हैं। तो ये था नेचुरल इकोसिस्टम और ये था आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना, समझ में आया, वेरी गुड। तो बढ़े आगे, अभी नेचुरल इकोसिस्टम में एक चीज हम और देखेंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो आपका बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहीं से आ गया है कि एक्सप्लेन द इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप, समझ में आ रहा है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका स्टार मार्क कर लो, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका आ गया, या फिर केस स्टडी में आपसे पूछ लेगा ये क्वेश्चन, क्या है, या फिर ये आपसे केस स्टडी में पूछ लेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बेटा लैंड बेस्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, लैंड बेस्ड होते हैं। और लैंड बेस्ड क्या होते हैं, तो डिजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन, दीज आर द लैंड बेस्ड एंड दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। वहीं अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो ये वाटर बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं। अब वाटर बेस्ड में आ जाएगा आपका लैंड है, सॉरी लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, ओशियन है, सी है ना। तो ये जो है आपके कैसे है, वाटर बेस्ड, जिसे हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो बढ़े आगे, यहां तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पानी पी के आती हूँ 2 मिनट। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे बेटा कंपोनेंट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, तो हमने तो पढ़ लिया है ना वही कि अबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा 3 चीजें होती हैं, प्लांट्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, क्योंकि हमें लाइफ होती है। हम गैसेस, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्लांट ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सेम एनिमल जिसमें लिविंग है ना, लाइफ होती है, तो वो क्या हो गए बेटा, बायोटिक कंपोनेंट हो गए। अबायोटिक जो कि है ना, एयर, वाटर, सॉइल, विंड, टेम्परेचर, लाइट, है ना, ये सब जो है ये अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। चलिए अभी हम पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट के 3 जो है पिलर्स हैं। फर्स्ट है बेटा प्रोड्यूसर्स है, सेकेंड जो है वो क्या है, कंज्यूमर है, और थर्ड जो है वो डीकम्पोजर है, कंपोजर है। तो हम इसे है ना ओवरऑल जो है लाइन से डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, तो बेटा समझो प्रोड्यूसर्स इज इट पॉसिबल कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विदाउट सनलाइट के करें, नहीं, इट इज है ना सनलाइट। क्या प्लांट बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, नहीं बेटा, है ना। तो यहाँ पर आपको सनलाइट की जरूरत पड़ी, यानी सनलाइट की जरूरत पड़ी, प्लस यहाँ पर प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में है ना। चलो पहले देखते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम काई कहते हैं वही, है ना, कैन प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी, है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो गया बेटा, लाइट एनर्जी हो गई, फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, बट उन्हें सनलाइट की तो जरूरत पड़ती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि जब बेटा प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो वो सनलाइट जो सन रेज जो ले रहे हैं कितने परसेंट एब्जॉर्ब करते हैं, 1% एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कितने परसेंट एनर्जी को जो है कंज्यूम करते हैं, तो 1%, यानी प्रोड्यूसर 1% एनर्जी जो है यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो यही जो है ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स जो है उसे क्या कहलाया जाता है, वो क्या कहते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप मीन्स प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, है ना, जो कि सनरेज से आती है और वो सनरेज को 1% एनर्जी जो है क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बेटा कंज्यूमर। अब समझो कि कंज्यूमर क्या होते हैं, तो प्लांट, यहाँ पर मैंने डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया है, पहले आप समझो, है ना। फोटोसिंथेसिस प्लांट ने खाना खुद बनाया, प्रोड्यूसर हो गए। अब क्या करे, जो ग्रास
चॉपर आ जाते हैं, जो भी इंसेक्ट आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। रैबिट, खरगोश होते हैं, है ना, कुछ ऐसे। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर इंसेक्ट ग्रास चॉपर ने क्या कर लिया, ग्रीन प्लांट्स खाए। अब यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं फ्रॉग। फ्रॉग ने क्या खाया, इन इंसेक्ट्स को खा लिया, ठीक है। अब स्नेक आया, तो स्नेक ने किसको खाया, फ्रॉग को खाया। अब यहाँ पर आता है हॉक। हॉक या बोलो या ईगल बोल लो, है ना, तो ईगल ने किसको खाया, स्नेक को खाया। यानी कंज्यूमर वो होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, और पीछे वाला बैठा है उसे खाने के लिए, तो वो फूड सप्लीमेंट्री का काम करते हैं। यहाँ पर क्या, फूड सप्लीमेंट्री का काम जो है करते हैं। तो चलिए हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कंज्यूमर, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि कंज्यूमर जो है वो एक दूसरे के लिए क्या है, फूड सप्लीमेंट्री का काम करते हैं, है ना। सो दे आर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द अदर ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोड्यूस, है ना, और दे प्रोड्यूस एज देयर फूड। और क्या कर रहे हैं, वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंज्यूमर डिपेंड ऑन देयर फूड। तो कंज्यूमर जो है क्या है, कंज्यूमर फूड पर डिपेंड है। ये एक दूसरे के लिए क्या है, फूड सप्लीमेंट्री का काम करते हैं। जैसे ग्रास, ग्रीन प्लांट्स हो गए, उसे खाया किसने, ग्रास चॉपर ने खाया। ग्रास चॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। और स्नेक को लास्ट में कौन खा जाता है, हैक खा जाता है या फिर ईगल खा जाता है। तो समझ में आया, ये एज अ फूड चेन के तौर पे काम करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊंगी आगे कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन कंज्यूमर का किया गया है कि कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर आर ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोड्यूस एज द फूड, है ना, कि ये अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, एक तरीके से कंज्यूमर हो जाते हैं। यानी समझो हार्बीवोरस क्या होता है बेटा, हार्बीवोरस जो कि क्या होते हैं, एनिमल दैट गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्रोड्यूसर्स, है ना बेटा। हार्बीवोरस जो, जैसे जो प्रोड्यूसर्स कौन हो जाते हैं, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जिसे कि प्रोड्यूसर्स कहते हैं। हार्बीवोरस विच दे ईट ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्टली, दे कॉल द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। इन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कहा जाता है। और कौन कौन होते हैं, तो डियर है, रैबिट है, रैट है, स्क्वेरल है, गोट है, कैटल है ना, ये सारे कंज्यूमर फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर इन्हें कहते हैं। और ये जो होते हैं ना, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर भी कह दो, ये हार्बीवोरस जो होते हैं, ओनली दे ईट द ग्रीन प्लांट्स। क्या खाते हैं बेटा, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं। चलिए अभी कार्निवोरस क्या होता है, तो जो कार्निवोरस इट मींस जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं, है ना, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं, है ना। एनिमल दैट कंज्यूम द अदर एनिमल, बेटा ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को खा जाते हैं, दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ द हार्बीवोरस। कार्निवोरस इट मींस ये इनका फूड कौन है बेटा, हार्बीवोरस एनिमल है। कौन है, हार्बीवोरस एनिमल को कंज्यूम करते हैं ये, एंड ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, और या फिर सेकेंड ऑर्डर के कंज्यूमर इन्हें कह लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग आपने देखा, बर्ड, फिश यहाँ पर देखा। ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस जो होता है विच ईट कार्निवोरस एनिमल एज वेल एज हार्बीवोरस एनिमल, है ना। तो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन बोथ द प्लांट्स एंड द एनिमल, जो बेटा प्लांट्स को भी खा लेते हैं, प्लांट्स है ना, प्लांट्स वाले एनिमल, हमने रैबिट, रैट, स्क्वेरल, गोट पढ़ा ना, और जो एनिमल को खा लेते हैं, यानी ह्यूमन, हम कैसे हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ओमनीवोरस होते हैं। क्यों, क्योंकि हम बेटा कुछ वेजिटेरियन होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना। तो यानी कि इसे समझो जैसे कुछ वेजिटेरियन, मैं सपोज मैं वेजिटेरियन हूँ, बट कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, है ना, वो फिश भी खाते हैं, वो चिकन भी खाते हैं, वो मटन भी खाते हैं, वो सब खा लेते हैं। तो ओमनीवोरस ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। ईट पल्सेस, फ्रूट्स, मिल्क, मीट, है ना, मीट आता है, मटन आता है, जो कि फिश आता है, चिकन आता है ना, एंड एग आता है। ये सारे जो हैं क्या है, ओमनीवोरस कहलाते हैं। तो यहां तक समझ में आया सबको, अब आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभी बेटा पढ़ेंगे डीकंपोजर क्या होता है। डीकंपोजर इट मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय द ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। बेटा समझो जैसे कि डीकंपोजर यानी डेड प्लांट्स एंड एनिमल डीकंपोज्ड इनटू द सॉइल, है ना। डेड प्लांट एंड एनिमल जो क्या हो जाते हैं बेटा, डीकंपोज हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, डीकंपोजर कहलाता है ना। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट रिटर्न टू द सॉइल, वापस से सॉइल में वो मिल जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा एनिमल्स में क्या क्या होते हैं, जब वो एनिमल की जो बोन होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी हुई होती है ना। अब वो छोड़ेंगे कुछ, जब हमारी बॉडी ओवरऑल क्या है 70% वाटर होता है, तो वो वाटर किस में जाएगा, सॉइल में मिक्स हो जाएगा, प्लस कुछ गैसेस जो है रिलीज करेगा, तो वो भी सॉइल में ओवरऑल जो है सब कुछ, कैल्शियम है, चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे विटामिन हो, सब कुछ सॉइल में क्या हो जाता है, चला जाता है। और सॉइल जो होता है बेटा उसकी फर्टिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। अभी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमने पढ़ा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट मींस जिसमें लाइफ नहीं है, क्या है, वाटर है, सॉइल है, लाइट है, टेम्परेचर है ना, लैंड है, और ये गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, ये सारी चीजें जो है क्या है, ये नॉन लिविंग यानी अबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो आपको पता है, हमें लगता है कि बायोटिक कंपोनेंट ही इकोसिस्टम में काम करता है ना, अबायोटिक कंपोनेंट नहीं काम करता। बट यू आर द रॉन्ग, आई एम द रॉन्ग, है ना। क्यों, क्योंकि ये सोचो जब बेटा प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाता है, समझो, है ना, मैं आगे आपको समझाती हूँ यहाँ पे। हाँ, जब प्लांट इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बना रहा है, समझो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है। ये ग्रीन प्लांट जो इसके पीछे फूड चेन लगी है, क्या लगी है यहाँ पे बेटा, इसके पीछे हम पढ़ते हैं फूड चेन जो है लगी हुई है, ठीक है। तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स, हो गए, कौन हो गए, प्रोड्यूसर। अब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करना है, खाना बना रहा है, यानी उसमें यहाँ पर एक टेम्परेचर है, क्या वर्क कर रहा है, एक टेम्परेचर वर्क कर रहा है, प्लस गैसेस है, यहाँ पर क्या है, गैसेस है ना, यानी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। जब एटमॉस्फेयर पे बहुत सारी क्या है, गैसेस का मिक्सचर होता है, प्लस सॉइल है ना। क्या प्लांट बिना सॉइल के खाना बना लेगा, नहीं। क्या प्लांट को बिना दिए प्लांट ग्रो हो जाएगा, नहीं। ओवरऑल बेटा एक प्लांट के ग्रो होने में सारी चीजों का रोल होता है ना। यहाँ पर सॉइल जो है कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, प्लस आपको क्या देना पड़ेगा, वाटर सप्लाई देना पड़ेगा, प्लस प्लांट्स जो है में क्या, सॉइल में क्या होने चाहिए, न्यूट्रिशंस होने चाहिए, न्यूट्रिशन, कैल्शियम है ना, मैग्नीशियम, जिंक को सब कुछ होना चाहिए, प्लस जो है यहाँ पर गैसेस भी तो एक्सचेंज कर रहा है, क्या करता है, CO2 को प्लांट रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस प्लांटेशंस के थ्रू कितनी सारी जो है अबायोटिक कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं, और जब ये प्लांट ग्रो करता है तो ये हमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, अल्टीमेटली हमको सब कुछ देता है। और इन ग्रीन प्लांट्स को ये जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर आके खाते हैं, फिर उसके पीछे लगे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर आके खाते हैं, है ना। हम सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, हमने देखा बेटा कि एटमॉस्फेरिक गैसेस है ना, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। हमारे रेस्पिरेशंस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, प्लांट को है ना, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन इज मेड अवेलेबल टू प्लांट बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड थ्रू द लाइटनिंग। प्लांट को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, समझ में आ रहा है, और ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट को मिलता है, समझ में आया। अब विंड, बेटा जब फ्लावर्स जो है आते हैं तो ये हवा आपको पॉलिनेशन आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना, कि हवाएं जो होती हैं वो क्या है बेटा, पॉलिनेशन का काम कर रही है। क्या, पॉलिनेशन का काम करती है, जिससे सीड जर्मिनेट होता है ना। सीड उसके बाद वो जो है क्या है, सॉइल में जाके मिक्स होता है, फर्टाइल हो जाता है। फिर आपको पता है वाटर इट्स वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर बेटा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी
सबके लिए, इवन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए और एक्वाटिक सिस्टम के लिए। क्यों एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए? विदाउट वाटर, है ना, विदाउट वाटर बेटा ना तो ह्यूमन सर्वाइव कर सकते, ना ही एनिमल सर्वाइव कर सकते, ना ही प्लांट सर्वाइव करते हैं, और ना ही एक्वाटिक लाइफ यानी जो मरीन लाइफ जिन्हें कहते हैं, फिश हैं, टर्टल है ना, उनका सुना है ना, मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी, हाँ तो वही है। ठीक है, तो वाटर बॉडी, वाटर जो है एसेंशियल फॉर द लाइफ जो है काम करता है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई डाउट नहीं? ठीक है, ये तो बेटा लाइट एनर्जी, ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है क्या है, मैंने आपको बताया कि प्लांट जो होते हैं इस क्लोरोफिल के थ्रू क्या है, प्लांटेशंस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? फिर अब मैंने आपको ये भी बताया बेटा, प्लांट यूजेस 1% एनर्जी, यानी कि ये जो सन से जो रेस आ रही होती हैं इस प्लांट के पास, तो ये जो है कितने परसेंट एनर्जी को यूज करता है? 1% एनर्जी जो है यूज करता है। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, है ना। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एक्वेरियम के बारे में। तो एक्वेरियम बेटा मैंने आपको बताया कि एक्वेरियम जो होता है वो कैसा होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम इसे कहते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी यहाँ पर ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। समझिए, जैसे कि एक्वेरियम में बेटा फिशेस होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उन्हें हम फूड सप्लाई करते हैं, और उनके वाटर को हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आई कि जो ओशियन होते, जो लेक होते हैं, वो कैसे होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम में। क्या वहां का पानी गंदा नहीं होता है? होता है ना। बट वहां पर बेटा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, डेड स्पीशीज को खा लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, है ना, वो डेड स्पीशीज ही तो उनका क्या है, खाना है ना। डेड स्पीशीज जो है उनका क्या है, मैंने आपको अभी बताया है ना कि डेड प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं उनका क्या होते हैं बेटा, फूड होते हैं। अभी मैं बताऊंगी यहाँ पर। तो एक्वेरियम जो है हमने देखा ये कैसा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, और क्या है, ये मैन मेड इकोसिस्टम है, जो कि ठीक है, नेचुरल एक्वाटिक हैबिटेट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरवेंशंस फॉर कंपोनेंट्स लाइक वाटर, लाइट एंड फिल्टरेशन, यानी वाटर को हम चेंज करते रहते हैं। ह्यूमंस का जब इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी आ जाए, चाहे वो क्रॉप फील्ड में हो, चाहे जू में हो, है ना, चाहे गार्डनिंग में हो, वो सब कुछ क्या है, आर्टिफिशियल हो जाता है, मैन मेड हो जाता है। अनलाइक सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है बेटा, वो कैसा होता है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है। पॉन्ड है, लेक है ना, क्यों, विच बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, फिशेस होती हैं वहां पे। ठीक है, और अबायोटिक वाटर, एयर जो होता है, ये अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। यानी हम समझेंगे कि जो यहाँ पर लैक सफिशिएंट नेचुरल डिकम्पोजर्स, है ना, यहाँ पे नेचुरल डिकम्पोजर यानी वही जो, क्या फिश में, क्या ओशन में फिशेस मरती नहीं है, क्या प्लांट्स मरती नहीं है, पर उनका पानी कभी भी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ओशियन, पॉन्ड, रिवर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनका एक ही काम होता है बेटा, डेड प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो उनका फूड होते हैं, उनको खा जाते हैं। तो ये सेल्फ क्लीनिंग का काम, प्रोसेस वहां पर चलती रहती है। पर हमें अपने घरों में एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो फिशेस के जो पॉटी जिसे बोलते हैं हम, टॉक्सिक्स जिसे बोलते हैं, है ना, वो क्या करते बेटा, वाटर बॉडीज को डैमेज कर देती है, उसे खराब कर देती है। अब ये बताओ, जिसमें मछली जल की रानी बन के बैठी है, जब वो वाटर खराब हो जाएगा तो फिश तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो इस वजह से हमें अपने घरों में एक्वेरियम के वाटर को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का
आएगा। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एक्वेरियम में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं होते, या फिर हमें उसे फिल्टर करने की, उसके वाटर को चेंज करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते जो कि डेड प्लांट और एनिमल्स को खा लेते हैं। समझ में आया? बढ़े आगे? वेरी गुड, है ना। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बेटा कवर किए हैं कि मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, आपको कैसे लिखना है। ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट ही है। जैसे आप अच्छा आंसर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर मिलेंगे, और अगर ऐसे आपने पैराग्राफ में लिख दिया है ना, तो वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, इतना याद रखना। अभी ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बेटा? तो ट्रॉपिक लेवल यानी कि फूड चेन। इससे पहले सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझो। आप यहाँ पर समझो, ये मैंने आपको समझाया, ये क्या है? प्रोड्यूसर है। हाँ मैम, जिसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फिर उसके ऊपर आ जाता है बेटा ग्रास शॉपर, है ना, जिसे हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फिर उसके ऊपर आता है क्या? आपके क्रो है, ये क्या है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। और यहाँ पर बैठता है ईगल, जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। यानी ये एक दूसरे के लिए फूड सप्लीमेंट्री का काम करते हैं, है ना। क्या है बेटा? ये इंसेक्ट खाएंगे, ग्रीन प्लांट्स को खा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बैठे हैं वो इन इंसेक्ट्स को खा लेंगे। फिर यहाँ पर जो ईगल है इन्हें खा लेगा। तो क्या है ये? यानी ये प्रोड्यूसर कहला गए। जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो कहलाते हैं हार्बीवोरस, है ना। जो इन इंसेक्ट्स को खा लिया वो कहलाया कार्निवोरस। और जो ऊपर का है ये क्या? ईगल क्या है? ओमनिवोरस, है ना। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। चलिए आइए हम इन्हें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यानी यहाँ पर बेटा हम अल्टीमेटली फूड को ऑब्टेन करते हैं किस लिए? एनर्जी कंज्यूम करने के लिए। जिस दिन हम खाना नहीं खाते हमारी एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो सेम जो है पाथ फॉलो होता है यहाँ पर भी, कि हाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन फीडिंग ग्रुप टू अनदर। ये एक दूसरे को फीड करके क्या कंज्यूम कर रहे हैं? एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड स्टार्टिंग विथ प्रोड्यूसर, किससे स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है एट लेवल 1, जिसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। दैट सॉरी, है ना, ये हो जाता है फर्स्ट लेवल। और यहाँ पर ये स्टार्ट है प्राइमरी कंज्यूमर। क्या? हार्बीवोरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्बीवोरस होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं लेवल 2 पे। ये लेवल 2 है ना। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि क्या है? कार्निवोरस होता है लेवल 3 पे। एंड अप टू अपेक्स प्रेडेटर विथ एनर्जी एंड डिक्रीजिंग एट ईच हायर लेवल अराउंड 10%। तो आपको पता है यहाँ पर कि ये एक दूसरे को जब एज अ फूड सप्लीमेंट्री के तौर पर यूज करते हैं, तो यानी ये कुछ एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं। और ये जब एनर्जी को ऑब्टेन करते तो कितने % एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा? 10%। एक क्वेश्चन फिर आपका यहां से आता है क्वेश्चन में कि ये कितने % एनर्जी कंज्यूम करता है? तो 10% एनर्जी जो है कंज्यूम करता है। इसे हम समझेंगे ऐसे कि सपोज आपको पता है हम एनर्जी जूल में, हम एनर्जी को जूल में कंज्यूम करते हैं। सपोज प्रोड्यूसर ग्रास पर 5000 जूल जो है एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर ये इंसेक्ट, इसने इसको खाया तो 10%। 5000 का 10% कितना हुआ बताओ? 5000 का 10% जो है कितना हुआ? 5%। ठीक है, ये इंसेक्ट है। ये कौन है? इंसेक्ट है। फिर इसने यहाँ पर ये आया, इसने 10% एनर्जी कंज्यूम करी, तो ये 500 का 10% कितना हो गया? 50। फिर यहाँ पर ईगल बैठा है, कौन आ गया? ये ईगल। फिर इसने 10% एनर्जी ऑब्टेन करी, तो ये कितना आ जाएगा? 5। यानी इस तरीके से जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कितना % में होती है? तो वो 10% में होती है। चलिए अभी आपको फूड चेन के ऐसे एग्जाम्पल लिखना है। ग्रास शॉपर कौन है? प्रोड्यूसर है। फिर ग्रास शॉपर जो हार्बीवोरस है वो ग्रीन प्लांट्स खाता है। फिर फ्रॉग जो है कार्निवोरस है। स्नेक आ गया, है ना। फिर ईगल आ जाता है। ये थोड़ा सा गलत लिख के आया है, कार्निवोरस के बाद कार्निवोरस, ये हो जाएगा ओमनिवोरस, है ना। ये स्नेक, ये गलत लिख के आया है। बाय मिस्टेक बेटा टाइपिंग हो जाता है ना, क्योंकि ये काम जो है किसी एक जन से नहीं होता, करवाना पड़ता है। चलिए टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वाटिक फूड चेन। तो टेरेस्ट्रियल भी देख लो बेटा, वही है ग्रास,
को कौन खाएगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट फिर स्नेक और फिर हॉक आ गया। ये समझो एक्वाटिक फूड चेन, इसे आप समझो एक्वाटिक फूड चेन यानी मरीन लाइफ ओशियन में जो होती है, प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज में, है ना, वाटर बॉडीज में होती है, लेक में होती है, कहीं पे भी चले जाओ, रिवर में, सब जगह। तो वहां पर क्या होते हैं, प्लैंकटन होते हैं। कौन होते हैं, प्लैंकटन। उन प्लैंकटन को कौन खाता है, ये जू प्लैंकटन खाते हैं। फिर इन्हें कौन खाती है बेटा, स्मॉल स्मॉल फिशेस खा लेती है। फिर स्मॉल फिश को कौन खाता है, उसे बड़ी फिश खाती है। फिर लास्ट में कौन होता है, ये बड़ी वाली फिश जिसे हम कहते हैं शार्क, है ना, शार्क इन सबको खा लेती है। तो इस तरीके से एक्वाटिक जो वाटर बॉडीज का जो फूड चेन है ऐसे वर्क करता है। आगे मैं और दिखाऊंगी आपको, है ना, और आगे मैं दिखाऊंगी कि अल्टीमेटली कैसे काम करता है। चलिए, तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल यानी कि बेटा जो फूड चेन हमने देखी थी, यहां पर समझो ये हो गए प्रोड्यूसर्स, ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर ये आते ग्रास शॉपर, ये हो गए आपके सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ये आ गया आपका कौन, क्रो, ये हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये आ गया स्नेक, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, है ना। इसके बाद ईगल आ जाता है जो कि फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। इस तरीके से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट्री के तौर पे यूज करते हैं। और कितने परसेंट एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, 10%। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये डायग्राम बेटा ट्रॉपिकल लेवल जो है, पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, ये डायग्राम आप अपने कॉपी में बना के आएंगे, है ना। यानी प्रोड्यूसर्स जो कि ग्रीन प्लांट हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि ग्रास शॉपर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि, है ना, जो क्रो वगैरह होते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर बेटा स्नेक हो गया। इसके बाद जो है क्वार्टरी करके ऐसे आते हैं, है ना। ये या फिर या तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल लिख दो या फिर आप ऐसे एक लिख दो, जो भी लिखो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आपके लिखने पे जो है डिपेंड करेगा। तो यही मैंने आपको 10% जो है बेटा एनर्जी ट्रांसफर हो रही, मैंने आपको बताया ना कि टेरेस्ट्रियल जो है, टेरेस्ट्रियल यानी जो कि लैंड बेस्ड होते हैं, और लैंड बेस्ड में बेटा जो फूड चेन होता है वो 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है ना। ये क्वार्टरी कंज्यूमर जो मैं आपको बोल रही थी ना, क्वार्टरी कंज्यूमर। तो समझो यहां पर फिर से मैं समझा देती हूं आपको, यानी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन हो गए बेटा, प्लांट, प्लांट यहां पर कौन हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर यानी ग्रास शॉपर, कौन हो गया यहाँ पे, ग्रास शॉपर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया, फ्रॉग बैठा है यहाँ पर, ठीक है। फिर टेरिटरी कंज्यूमर कौन बैठा है वहां पर, स्नेक हो गया। और स्नेक के बाद कौन बैठा है, हॉक बैठा है। कौन बैठा है, हॉक बैठा है। अब देखो, अब ये हॉक जो कि जिसे अपेक्स कंज्यूमर भी कहते हैं, क्या बोलते बेटा, अपेक्स कंज्यूमर। अब ये क्या है, बैक्टीरिया फंगी। कैसे पड़ गए, अरे समझो जब बेटा कोई आजीवन नहीं होके आया है, कभी तो मरेगा जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी। सबको मरना है इस जीवन में, जो आया है वो जाएगा एक ना एक दिन, है ना। जब ये मरेगा, डेड होगा, तो बेटा इसकी बॉडी में क्या है, कैल्शियम है बहुत, इसकी बॉडी में क्या है, वाटर है। आपने पढ़ा है 70% बॉडी में क्या होता है, वाटर होता है। इसकी बॉडी में 70% वाटर है बेटा, जो कि कहाँ जाएगा, मिक्स होके सॉइल में चला गया। प्लस इसकी बॉडी में कैल्शियम है, प्लस जब ये डेड होगा तो क्या है, गैसेस रिलीज होती हैं, हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं ना, हाँ। अब इसकी बॉडी में क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगीज, बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसे डिकम्पोज करने का काम करेंगे। जब ये डिकम्पोज होंगे तो ये सॉइल में अल्टीमेटली सब कुछ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और सॉइल जो है वो कैसी हो जाएगी, न्यूट्रिशंस आ जाएंगे सॉइल में बहुत सारे। तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़े, है ना। तो या फिर इस तरीके से लिख दो, सन ने प्रोड्यूस किया, वहां पर प्रोड्यूसर्स बैठा है, उसके बाद हार्निवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, यानी आप लिख दो यहां पर क्या, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है, बस।
चलिए एक्वाटिक फूड चेन अब यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हम बेटा टेरेस्ट्रियल जो है फूड चेन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक्वाटिक फूड चेन। फिश तो जनरली सभी खाते हो, बहुत अच्छी लगती है, लेग पीस वगैरह, है ना। बोलोगे मैम हम नहीं खाते, है ना, साउथ में बहुत ज्यादा कल्चर है। चलो देखो, तो ये सनलाइट से आए, सनलाइट बेटा सब जगह पड़ती है, रिवर में पड़ती है, वाटर में पड़ती है, उसके सरफेस में पड़ती रहती है ना। तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, प्लैंकटन दिख रहे हैं। अब इन प्लैंकटन को किसने खाया, ये जू प्लैंकटन ने खाया। अब इस जू प्लैंकटन ने किसने खाया बेटा, जू प्लैंकटन ने किसको खाया, है ना, जो है पैंटॉप प्लैंकटन ने खाया। फिर इस जू प्लैंकटन को किसने खा लिया, ये स्मॉल फिशेस ने खा लिया। इस स्मॉल फिशेस को किसने खाया, ये जो है मैकरल ने खा लिया। इस मैकरल के बाद ऐसी छोटी फिश बड़ी फिश को खाती है, बड़ी फिश और उससे बड़ी फिश को खाती है ना। फिर लास्ट में आती है लार्ज फिश जो कि होती है शार्क, ये बड़ी, इतनी बड़ी समुद्र में होती है, वो जो है इसको खा लेती है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के लिए भी जो है वाटर बॉडीज के तौर पर काम कर रहे थे, हमने देखा। तो एनर्जी फ्लो इन वाटर, वाटर में भी एनर्जी फ्लो हो रही है, समझ में आया। हाँ, कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर्स कौन है बेटा, स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर्स, लाइक यहाँ पर प्लैंकटन होता है जो कि क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। कौन है यहाँ पर, जू प्लैंकटन जो कि क्या होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि इस प्लैंकटन को खा लेते हैं। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, कौन है, स्मॉल फिशेस होती हैं। फिर आती हैं टेरिटरी कंज्यूमर जो कि लार्ज फिश होती है। एंड फाइनली आती है कौन, अपेक्स प्रेडेटर, यानी जो लास्ट में आ रहा है उसे बोलते हैं अपेक्स, जो कि होती है कौन, शार्क होती है ना। तो हमने देखा यहाँ पर कि हाउ द एनर्जी मूव फ्रॉम टाइनी प्लांट्स टू टॉप और प्रेडेटर्स इन मरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। हमने देखा बेटा कि क्या है, यहाँ पर एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है। भाई हमें एनर्जी मिलती है फूड को ऑब्टेन करके, तो इन्हें जो है एनर्जी मिलती है क्या, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, वो उसको सेकेंडरी वाले को खा लेता, फिर आता है टेरिटरी, ऐसा इनके लेवल बढ़ते रहते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से भी बेटा आपको समझाने की कोशिश की है कि ये है प्लैंकटन, प्लैंकटन को किसने खा लिया, जू प्लैंकटन को कौन खाएगा, स्मॉल फिश को कौन खाएगा यार, यहाँ पर लार्ज फिश, और इस लार्ज फिश को कौन खा लेता है, ये आती है शार्क, है ना। सो ये था आपका एक्वाटिक फूड चेन। आया समझ में सबको, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बहुत ही बकवास बुक है बेटा, वो आपको समझ में नहीं आने वाली, वो आपकी समझ से परे है, उसे तो मत ही पढ़ना। चलिए अभी यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। आपका ये क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछेगा, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चंस को। कैसा है ना, इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इकोसिस्टम्स को डिफाइन करो एंड 2 मेन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आ गया है ना। एंड व्हाई डू नॉट क्लीन पॉन्ड और लेक, देखो मैंने आपको बोला था ना ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, है ना। पॉन्ड और जो लेक ऐसे क्लीन नहीं करते, बट एक्वेरियम नीड टू बी क्लीन रेगुलरली। क्यों, चलिए एक बार मैं आंसर दिखा देती हूँ आपको, है ना। इकोसिस्टम क्या होते हैं बेटा, सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट कंसिस्ट ऑफ लिविंग, है ना। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है करते हैं, है ना। तो बायोटिक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, ठीक है। प्लांट ग्रो हो रहा है, यानी प्लांट ग्रो होगा, प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है। प्लांट बेटा प्लांट जो है वो कैसा है, प्लांट जो है कैसा है, लिविंग थिंग है। प्लांट ग्रो होते हैं, ये सनलाइट जो है लेगा, सनलाइट यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है गैसेस एक्सचेंज होती हैं। यहाँ पर है आपकी सॉइल, क्या है, ये सॉइल है, इसमें आप डालोगे वाटर्स डालोगे, ठीक है। तो ये क्या है, यानी बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट के साथ मिलकर जब काम करते हैं तो वो चीज कहलाती है इकोसिस्टम। और सेकंड क्वेश्चन है कि पॉन्ड और लेक को क्लीन नहीं करना पड़ता, एक्वेरियम को रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। तो एक्वेरियम बेटा आर्टिफिशियली इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है ना, मैन मेड है। क्यों, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जो है आ गया यहाँ पे, एंड कंट्रास्ट इनटू अ पॉन्ड एंड लेक। चलिए
फिर ले, विच इज नेचुरल सेल्फ सस्टेनिंग, क्या है ये, नेचुरल है, सेल्फ सस्टेनिंग, खुद से ही क्लीन करते रहते बेटा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कंप्लीट इकोसिस्टम है ना। और इन नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजर होते हैं, वहां पे क्या है, डिकम्पोजर, मैंने आपको बताया था, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करते हैं, हेल्प इन रिसाइकिल वेस्ट को, क्या कर देते हैं, वेस्ट को रिसाइकिल कर दे, क्योंकि इनका फूड ही होता है ना डेड प्लांट और एनिमल, आया। सो एन एक्वेरियम नीड टू बी क्लीन रेगुलरली, क्योंकि एनिमल एक्वेरियम में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वो डेड प्लांट्स एनिमल्स को नहीं खाएंगे, है ना, वो वाटर बॉडीज को क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा गंदा कर देंगे, फिशेस मर जाएंगी। समझ में आया? चलिए, है ना, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, वापस आऊंगी इस क्वेश्चन पे, ओजोन लेयर का क्वेश्चन है, पहले आपको ओजोन लेयर पढ़ा दूं उसके बाद, है ना बेटा। फूड वेब, तो यहाँ पर फूड वेब जो होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन, इसे नोट कर लो कि ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। फूड वेब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन होती है यहाँ पे, विच आर इंटरकनेक्टेड एट द वेरियस ट्रॉपिक लेवल, है ना। हमने ट्रॉपिक लेवल समझा है बेटा, ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जो कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिटरी कंज्यूमर से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, सिंस ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन, है ना, कि हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज जो थी वो क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, अपनी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रही थी, यानी कि प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, यानी हर स्पीशीज ने अपनी पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया। समझ में आया? इन अ फूड वेब इट ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, और जो बेटा जो फूड वेब होता है वहां पर उसके पास बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फॉक्स है ये कैसा है, ये फूड वेब है। ये क्या है बेटा? फूड वेब इसे हम कहेंगे, है ना। ये फॉक्स ईगल को खा लेगा, ईगल ने स्नेक को खाया, स्नेक ने बर्ड को खाया, बर्ड ने ग्रास शॉपर को खाया, ग्रास शॉपर ने ग्रास को खाया। सेम यहाँ पर रैबिट ग्रास शॉपर को खा रहा है, इसको इसने खा लिया। माउस ने ग्रास खाया, माउस को आउल खा लेता है, तो ये कहलाता है फूड वेब। एनर्जी फ्लो सेम है, कुछ नहीं है बेटा, एनर्जी वही है जो मैं आपको पढ़ा दी हूँ कि 10% एनर्जी जो है, यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है, 10% फ्लो ऑफ एनर्जी जो है हो रही है, और कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड, है ना, मैंने आपको पहले ये पढ़ा दिया हुआ है। चलिए अभी हम यहाँ पर ये आता है ना, द लॉस, एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, तो कैसे लिखना है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आई हूँ बेटा आपके लिए, कि आप जो है बेस्ट आंसर्स है आपके लिए, है ना, सप्लीमेंट्री आपके लिए, कि आंसर्स को कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो 10% द फ्लो ऑफ एनर्जी ना, इकोसिस्टम्स में 10% एनर्जी कैसी हो रही है, फ्लो हो रही है। सो किसके थ्रू, द एनर्जी जो है किसके थ्रू, फूड चेन के थ्रू। किसके थ्रू, फूड चेन जो मूव इन वन डायरेक्शन, है ना। क्या वन डायरेक्शंस होता है, समझो वन डायरेक्शंस ऐसे होता है, यहाँ प्रोड्यूसर है, ग्रास शॉपर है, फिर कौन है, रैबिट है, फिर ये, तो जो उस तरीके से एनर्जी गई है, क्या इट कम बैक, वापस से आ सकती है क्या? आंसर इज नो। इसीलिए बेटा ये इस नो, है ना, इसीलिए ये वन डायरेक्शंस में है। कैसा है, वन डायरेक्शन। कुछ पढ़ लो क्वेश्चन अगर आ जाए तो, इट गोज फ्रॉम द प्लांट ऑटोट्रॉप टू द प्लांट ईटिंग एनिमल हार्बीवोरस डज नॉट बैक टू द सन। समझ में आ रहा है? हार्बीवोरस वापस से ग्रास शॉपर में नहीं आता, ग्रास शॉपर वापस से प्रोड्यूसर्स में नहीं आता, प्रोड्यूसर्स वापस से सन जो रेस एब्जॉर्ब कर रहे थे उसमें नहीं आती, है ना। तो ये कैसी है, वन डायरेक्शन एनर्जी फ्लो हो रही है। आ रहा समझ में? चलिए अभी पढ़ेंगे फ्लोस ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। नहीं, दिस इज डन, है ना, रिपीट हो गया। हाँ, इसको पढ़ लो थोड़ा सा, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल आ गया ना, इसको पढ़ लो। अनडायरेक्शनल फ्लो कैसे,
समझो, वो तो हमने पढ़ा था वन डायरेक्शन में एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही थी। यहां पर समझो एनर्जी इन अ फूड चेन ओनली गोज इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बट अनडायरेक्शनल फ्लो बेटा इस डायग्राम्स के थ्रू समझाया गया है ना। ये देखो किस तरीके से ये एक दूसरे के लिए क्या है, फूड चेन है, समझ में आ रहा है। तो वही बोल रहा है सोलर कैप्चर, बेटा ग्रीन प्लांट्स को चाहिए सोलर एनर्जी। ग्रीन प्लांट जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बोलते हैं मुझे सोलर एनर्जी दे दो तो मैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकूं। इट्स वेरी सिंपल है ना। तो कैप्चर स्मॉल पार्ट ऑफ सनलाइट, और कितने परसेंट, 1%। क्वेश्चन आ गया आपका, यहां से क्वेश्चन आएगा कितना, 1% एनर्जी जो है ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्व करता है, उसको बाकी से कुछ नहीं, उसको 1% एनर्जी से मतलब है, एंड टर्न इनटू फूड एनर्जी। ठीक है, 10% लॉ जो कि मैंने आपको बताया है, 10% एनर्जी लॉ जो है ट्रांसफर हो रही है, दिस एनर्जी पासेस टू द नेक्स्ट लॉ ऑफ द क्रिएचर्स। समझ में आ रहा है बस, है ना। एनर्जी यूसेज यानी द रेस्ट रिमेन 90% इज यूज्ड बाय द करंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस। यानी सिर्फ वो 10% एनर्जी ही कंज्यूम करते हैं, 90% एनर्जी जो है करंट ऑर्गेनिजम्स के पास रहती है। समझ में आ रहा है, बस इतना ही है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। अभी बेटा पढ़ेंगे हम ओजोन लेयर। आपको पता है कि ओजोन लेयर जो होती है कहाँ होती है, सबसे पहले पढ़ो, हमारा अर्थ है। इस अर्थ में ये बेटा हम यहाँ पे रहते हैं, अगर नहीं मालूम है तो जान लो कि हम इस अर्थ में रहते हैं और इस अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स है, 5 लेयर्स है, 5 लेयर्स। कौन कौन सी, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, लास्ट में है एक्सोस्फीयर। हमें इतनी सारी लेयर नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है कि हमारी ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि सन की जो रेस अर्थ पर आती है उसमें आती है बेटा अल्ट्रा वायलेट रेस, और ये अल्ट्रा वायलेट रेस ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ही डेंजरस है। अब ओजोन लेयर ये होती है हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर। ये अल्ट्रा वायलेट रेस जो है जो ओजोन लेयर है ये इस अल्ट्रा वायलेट रेस को अर्थ पर पड़ने नहीं देती। ठीक है, पर अभी क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर पढ़ लो अच्छे से और लिख लो कि अभी जो है इस ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, किसके कारण, ये अल्ट्रा वायलेट रेस के कारण। ये रेस कहाँ पड़ती हैं बेटा, अर्थ में पड़ती हैं। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो आपको पता है हमारे आईज में डैमेज होने लगेगा, इन्फेक्शंस होने लगेंगे, हमें स्किन कैंसर्स होने लगेगा, है ना। किसकी वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से। तो हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, ओजोन लेयर इन अल्ट्रा वायलेट रेस को डायरेक्टली अर्थ पर पड़ने नहीं देती। पर अभी इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आया भी है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आता है। समझ में आ रहा। सो ओजोन जिसे बोलते हैं हम O3, ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम पढ़ा है आपने, स्पेशल फॉर्म ऑफ एन ऑक्सीजन मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, है ना। ओजोन बेटा इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। सो ओजोन प्लेड अ क्रूशियल रोल प्रोटेक्टिंग द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ओजोन लेयर जो है अर्थ पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पर अभी क्या हो रहा है कि जो ये अल्ट्रावायलेट जो रेस है ये इस ऑक्सीजन को क्या कर रही है, ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन O2 होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसे ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ रही है, यानी इसे मॉलिक्यूल से वापस ऑक्सीजन में तोड़ रही है।
सेम इस तरीके से ओजोन को भी ऐसे वो तोड़ रही है, ऑक्सीजन प्लस O है, ऑक्सीजन के एटम्स। तो यहाँ तक समझ में आया। अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी आपको कि कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आ गया बेटा क्वेश्चंस, ये देखो आपके, ये स्टार मार्क कर लो, और ये आपके सीबीएसई की वेबसाइट से ये क्वेश्चन मैंने निकाला है, और ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई की वेबसाइट ने सैंपल पेपर में आपको ये क्वेश्चंस जो है दिया हुआ है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, समझो। चलिए तो हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझ लेते हैं सबसे पहले, है ना, कि कौन सा स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है इससे रिलेटेड। तो समझो, ओजोन लेयर हेल्प अस इंक्रीजिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नो नो नो, वेरी 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 रॉन्ग। अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है तो हमारे लिए हार्मफुल है, स्किन कैंसर है, कैसे इंक्रीज करेगी? नहीं कर रही है ना। ओजोन इज डेडली पॉइजनिंग, है ना, यस, है ना। ओजोन जो है डेडली, हाँ, ओजोन क्या हो रही है बेटा? डेडली पॉइजन हो रहा है। हाँ, ओजोन का लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ना, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन यहां पर है। दिस इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। ओजोन लेयर शील्ड द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यस, प्रोटेक्ट करती है हमें, है ना, तो ये भी सही है। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेस विच कॉजेस स्किन कैंसर, यस, ओजोन लेयर प्रिवेंट, हमें क्या कर रही है? प्रिवेंट कर रही है, किससे? इससे, जो स्किन कैंसर हो रहा है, ये भी सही है। सो ओजोन इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन जो है किससे आ रही है? किससे बनती है ओजोन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनती है। तो चलिए पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे बनता है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे घरों में जो एसी होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, उससे बनती है ना। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है बेटा? एक केमिकल है एंड कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल। क्या कर रहा है? ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं एंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर नॉट देयर फॉर्मेशन, यानी ये आंसर्स आपका नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 दिख रहा है कहीं पर आपको? दिख रहा है? 2 है, 3 है, ओजोन लेयर प्राइमरी फंक्शन इज एब्जॉर्ब एंड डिक्रीज नॉट इंक्रीज अमाउंट ऑफ दिस द अर्थ सरफेस, है ना। बोल रहा है कि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेशन रेस के अमाउंट को बढ़ाती नहीं है, क्या कर रही है ना, यहाँ पर एब्जॉर्ब एंड डिक्रीज नॉट इंक्रीज, डिक्रीज करने का काम कर रही है। समझ में आ रहा है? डिक्रीज करी, इंक्रीज नहीं करी, उसको अर्थ पर पड़ने ही नहीं देती है। और ये अल्ट्रावायलेशन, यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पर आती है। समझ में आया? तो आंसर जो है आपका 2 और 3, 2, 3 यानी आंसर बी। समझ में आया आपको? आ गया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस आपको डील करना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया ना, ये तो पढ़ा दिया मैंने। ओजोन लेयर का क्या हो रहा है बेटा? डिप्लीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बताओ? ये अर्थ है, अर्थ सन से आने वाली यूवी रेस अर्थ पर पड़ रही हैं। ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर पे कौन सी है? ओजोन लेयर है। ये इसे यहाँ पर पड़ने नहीं देती। यूवी रेस को क्या कर रही है? ये डिक्रीज करने का काम कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज करने का काम कर रही है। और डिक्रीज करते करते ओजोन लेयर का ही डिप्लीशन हो गया। आ रहा समझ में, है ना। तो ओजोन लेयर गेट डिप्लीटेड ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल कॉल्ड, कौन सा, किसके कारण डिप्लीशन हो रहा है? यस, एरोसॉल स्प्रे प्रोस्पेसस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। समझो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेटा जो घर से, फ्रिज है, ये सब जो स्प्रे होते हैं हमारे, जो परफ्यूम डाल के जाते हो, CFC गैस को रिलीज करता है, जिससे इसका ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इफेक्ट अब समझो,
और किससे, इसके इफेक्ट क्या है, तो डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर वुड कॉजेस स्किन कैंसर इन अ मैन एंड द एनिमल। बेटे इसके डिप्लीशंस के कारण हमें स्किन कैंसर्स हो सकता है एंड सर्व डैमेज टू द प्लांट, और प्लांट्स को ये डैमेज कर देगा अगर ओजोन लेयर का ऐसे ही डिप्लीशन होता रहा। तो मैन एंड द एनिमल स्किन कैंसर्स जो है हम हो जाएगा, प्लस प्लांट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, डैमेज हो जाएंगे। तो आया यहां तक समझ में सबको? चलिए अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसके बारे में, मैनेजिंग गार्बेज वी प्रोड्यूस। बेटा जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं हमें इन सबको मैनेज करना चाहिए। किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो समझो जो भी हमारे घरों से गार्बेज निकलता, बोलते हैं ना गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग करो। क्यों, क्योंकि गीले कचड़े को डिकम्पोज किया जा सके, गीले कचड़े को बेटा डिकम्पोज किया जा सके, है ना, और सूखे कचड़े को रिसाइकिल किया जा सके। इसे क्या कर सके हम, इसे हम रिसाइकिल कर सके और इसे हम डिकम्पोज कर सके। क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके। बेटा कैसे करेंगे इसे, जो है अल्टीमेटली क्या है, चलो पहले पढ़ लेते हैं, है ना। मैनेजिंग गार्बेज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, प्रॉपर सिग्रेशंस, वाटर, वेट एंड ड्राई, है ना, गीले और सूखे कचड़े को अलग अलग रखो, कंपोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। समझ में आ रहा है, इसको रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस करना है। रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल लाइक कौन से, सैनिटरी लैंडफिल्स फॉर द रेस्ट, है ना, इतना ज्यादा जो कचड़े का लैंडफिल हो रहा है, पूरा लैंड भरा जा रहा है यहाँ पर। एंड ऑल द मिनिमाइज एनवायरमेंट हार्म एंड कंजर्व रिसोर्सेज, इन सबको अगर हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करके उसे रीयूज करेंगे तो ये लैंडफिल बेटा कम हो जाएगा। एंड रिड्यूसिंग कंजम्पशन, फाइंडिंग अ न्यू यूजेस फॉर द आइटम, एंड हमें हो सके तो हमें नए आइटम की जगह हमें उसी आइटम्स को वापस से रीयूज करना है। क्या करना है, उसे रीयूज कर लो, न्यू आइटम की जगह उसे हम क्या कर दे बेटा, रिड्यूस कंजम्पशंस पर फॉलो करना है। एंड रिसाइकलिंग मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इन सबको क्या करना है, आपको क्या करना है, रिसाइकिल कर देना है। क्या कर देना है, इनका रिसाइकिल कर देना है। एंड कंपोजिंग फूड स्क्रैप इनटू फर्टिलाइजर प्रिवेंट लैंडफिल ओवरफ्लो पॉल्यूशन, क्योंकि बेटा लैंडफिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशंस आ जाएगा, है ना, फिर डिसीजेस होने लगती हैं। तो बेटर इज दिस कि हम 3R के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल पर फोकस करें, जिससे कि पॉपुलेशंस लैंडफिल कम होगी और पॉल्यूशंस नहीं होगा। समझ में आया यहां तक? सो मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, यानी बेटा जो गार्बेज हमने प्रोड्यूस किया है इसके लिए आपको 3R कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। दैट इज फर्स्ट वन इज रिड्यूस, सेकेंड वन इज रीयूज एंड थर्ड वन इज द रिसाइकिल। तो अगर हम 3R कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो जितना भी गार्बेज है वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो चलिए यहां तक सबको समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने ही वाला है। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आपके MCQs में 1 मार्क्स का जो है पूछा जाएगा और ये आपके CBSE की वेबसाइट ने क्वेश्चन निकाला भी है, एज अ सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देखो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हमने पढ़ा, जो चीजें क्या है बेटा सॉइल्स में डिकम्पोज्ड हो जाती है, सॉइल को न्यूट्रिशंस देती है, वही तो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि, है ना। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, तो चलिए पढ़ते। ऑर्गेनिक फार्मिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ना। फिर इंक्रीज द ट्री प्लांटेशन, ट्रीज का ज्यादा से ज्यादा बेटा प्लांटेशंस करो, तो ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। देन यूज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल, अरे बेटा प्लास्टिक तो गवर्नमेंट बैन कर रही है ना, प्लास्टिक को तो बैन किया जा रहा है ना, तो यही तो है आंसर, जो कि क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। एंड कंपोजिंग ऑफ किचन वेस्ट, बेटा जितना भी किचन का जो वेस्ट होता है, जो वेजिटेबल्स होते हैं, है ना, इन सबको क्या कर दो, डिकम्पोज करके सॉइल में डाल दो, तो उससे सॉइल्स की क्या हो जाती है, फर्टिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको डील करना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी एक यहाँ पर डिकम्पोजल कप्स इन ट्रेन, देखो हम जब बेटा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट रेलवे है वो कैसे डिस्पोजल पेपर कप के डिस्पोजल जो है यूज करती। क्यों? क्योंकि ये रिसाइकिल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। पर आपको पता है ये प्लास्टिक जो है बहुत ज्यादा, प्लास्टिक नेवर एंड, प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगा, उसे जला दो, जो करना है कर दो, बट प्लास्टिक का जो पोल्यूशन फैल रहा है वो इट विल नेवर एंड, है ना। तो इसलिए इस प्लास्टिक पर क्या किया जा रहा है, बैन लगाया जा रहा है। और पेपर कप के जो भी बेटा पेपर के जो कप होते हैं, डिस्पोजल होते हैं, उसे यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका रिसाइकिल किया जा सके। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एवरी डे मिलियन ऑफ पीपल जो है ट्रैवल करते हैं। एंड इफ एवरी डे मिलियन ऑफ पीपल ट्रैवल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो शुरुआत होती है वो चाय से ही होती है। तो बेटा इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा एक्शन लिया है कि इस डिस्पोजल वाले कप को इसे क्या किया जाए, रिप्लेस करके इस पेपर वाले कप में जो है इसको फॉलो किया जाए, फॉरवर्ड किया जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है जिससे कि पॉल्यूशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग डिस्पोजल कप्स क्या है, इंडियन ट्रेन इन्वॉल्व्स शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू इको फ्रेंडली, है ना। यानी बेटा इस प्लास्टिक से, ये प्लास्टिक है, इससे हम यहाँ पर आ गए हैं पेपर कप, है ना, जो कि क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। क्यों होते हैं ये इको फ्रेंडली? क्योंकि ये रिसाइकिल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, रिसाइकिल हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिव लाइक कुल्हड़ देन टू पेपर कप्स, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, हाइजीन एंड सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज, है ना। लोकल इकोनॉमीज यानी कि वहाँ की जो लोकल लोग होते हैं उनसे अगर हम परचेस करेंगे तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं विद द गोल ऑफ बिकमिंग प्लास्टिक फ्री। और हम कैसे हो सकते हैं, प्लास्टिक फ्री हो सकते हैं। चैलेंजेस लाइक सोइल डिप्लीटेशन, है ना, इससे सोइल डिप्लीटेशन नहीं होता। समझो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया हुआ था बेटा यहाँ पर कि अगर इतना सारा प्लास्टिक अगर हम कहीं पर क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो अल्टीमेटली सॉइल का डिप्लीशन होता है। क्या होता है, सॉइल का डिप्लीशन हो जाता है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी जो है ना वो क्या होती है, डाउन हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी यानी सॉइल जो है फर्टाइल नहीं रहेगी। और अगर सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी तो उसका प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेजिटेबल्स नहीं आएंगे, ग्रेन्स नहीं आएंगे, फ्रूट्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी को डाउन नहीं होने देना है। इसी वजह से इसी मेजर कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया है कि प्लास्टिक फ्री करना है, उसकी जगह हमें पेपर डिस्पोजल कप का यूज करना है। सो आया समझ में आपको यहाँ तक, कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है ना, ये बेटा ये क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आ जाएगा। कैसे आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस बताइए, है ना। डिफरेंसेस क्या है, अ लिस्ट टू इफेक्ट ईच ऑफ देम अवर एनवायरनमेंट, का इफेक्ट क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट में। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं, है ना, सब्सटेंस दैट ब्रोकन डाउन बायोलॉजिकल प्रोसेस आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी जो ब्रोकन डाउन होते हैं, बायोलॉजिकल डिकम्पोज किए जा सकते हैं। द सब्सटेंस गेट रिसाइकिल एंड देयर डू नॉट रिक्वायर एनी डंपिंग साइट्स, है ना। जब बेटा उन्हें हम डिकम्पोज कर देंगे तो डंपिंग साइट की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पॉल्यूशन नहीं होगा, प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से हम क्या हो जाएंगे बेटा, प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसे यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कर देंगे, डिकम्पोजिंग का काम कर देंगे। समझ में आ रहा है? इससे सॉइल की फर्टिलिटी, है ना, सॉइल डिप्लीशन नहीं होगा। क्या होगा इससे, सॉइल जो है उसका डिप्लीशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस
वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो कि ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं, जो क्या है, ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं, सो दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल सब्सटेंस सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। समझ में आया? ब्रोकन डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि जो हमारे घर की साग सब्जियां होती, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उन्हें आप सॉइल में डाल दो, तो सॉइल में डालने से वो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का डिप्लीशन नहीं करेंगी, उस सॉइल को न्यूट्रिशंस देंगी। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो सॉइल, ये सॉइल के साथ डिकम्पोज होके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो ब्रेकन डाउन नहीं होंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। समझ में आ रहा? प्लास्टिक जो है बेटा ब्रोकन डाउन नहीं होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस से, पर अगर हम बात की जाए हमारे जो किचन का वेस्ट होता है वो क्या ऐसा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको देखो पिक्चर लगाई है कि आपको अगर मेरे बोलने से ना समझ में आए तो इन पिक्चर्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। देन दीज सब्सटेंस रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस डंपिंग विच कॉजेज वेस्ट ऑफ लैंड, है ना बेटा? ये मैंने आपको बताया अभी जस्ट बिफोर दिखाया कि ये सब्सटेंस जो होते हैं बहुत ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वेस्टेज ऑफ लैंड, लैंड क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, प्लस पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन आएगा बेटा तो डिसीजेस होने लगती हैं, है ना? तो ये एक मेजर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है? और ये जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं होता है। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और है ना, यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का। कैसे पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि एडवांटेजेस ऑफ द कंजर्विंग, बताओ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। अरे बेटा बहुत बड़ा रोल है ना, हमने पढ़ा एनवायरमेंट इकोसिस्टम में वी ऑल आर टोटली इंटरडिपेंडेंट, है ना, किस पे, स्पीशीज, प्लांट, ट्रीज, अबायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। हम बोलेंगे हम तो बायोटिक है, हम क्या है, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारा अबायोटिक कंपोनेंट से कोई काम नहीं। अरे क्या हम ऑक्सीजन जो गैसेस होती है इनहेल नहीं करते हैं, वाटर क्या हम ड्रिंक नहीं करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है क्या करती है, प्रोडक्शंस करती है, सनलाइट जो ऑब्जर्व कर रही है तो उसका यूज कौन करता है, हम ही तो करते हैं। तो ये समझो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो चलिए कैसे लिखना है वो देख लें, है ना। एडवांटेजेस ऑफ कंजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बेटा हमने क्या देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, क्या बायोडाइवर्सिटी जो है उसके पास बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, है ना, उसके पास क्या है, बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल्स की स्पीशीज वहां पर पाई जाती है। क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज जो है वहां पर पाई जाती है। इनके पास बहुत सारी स्पीशीज होती है जिसे हम फ्लोरा और फौना ही तो कहते हैं, है ना। सो दे प्योरीफाई एयर, हेल्प टू रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। ऑफकोर्स आपको पता है फॉरेस्ट कॉल क्लाउड्स फॉर द रेनफॉल, है ना। सो रेनफॉल आता है तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। होता है कैसे, अरे समर के बाद बारिश आती है तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता है, ठंडक पड़ जाती है ना थोड़ी, तो वही तो बबुआ, है ना। और फॉरेस्ट क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई कर देते, बोलते ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, है ना। तो यहाँ पे एयर को प्यूरिफाई किया, अंडरग्राउंड वाटर जो होते रिचार्ज कर देते हैं, ब्रिंगिंग रेन एंड मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को भी वो मेंटेन करके रखते हैं। देन दे ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ट्राइबल पीपल। हाँ फॉरेस्ट रहेंगे तो उन्हीं फॉरेस्ट के पास ट्राइब्स रहते हैं। कौन रहते हैं, ट्राइब्स, जो जड़ी बूटियां जो है ना इनका काम होता है। सो ट्राइबल पीपल्स को वो क्या करते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम होते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारी जड़ी बूटियां, शहद, मेडिसिन, हर्ब्स, पता नहीं क्या क्या पाया जाता है। देन वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी टू प्रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी जो है को प्रिजर्व करता है एनिमल, है एलिफेंट, टाइगर, लायन, जियोपार्ड, सब कुछ।
ईच स्पीशीज हैज अ पोजीशन इन द फूड चेन, सो वाइल्ड लाइफ हेल्प इन बैलेंसिंग द नेचर। तो हमने समझा था ना कि वाइल्ड लाइफ में बेटा ये जो वाइल्ड लाइफ है ये ईच स्पीशीज, हर एक स्पीशीज जो है क्या है, एक पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा था और फूड चेन मेंटेन कर रहा था। मैंने ये फूड चेन आपको बहुत ही अच्छे से समझाई है ना। तो ये समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आई होप चिल्ड्रन कि आपको सब कुछ समझ में आया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक, चाहे RS अग्रवाल हो, एस चंद हो, NCERT हो, सब कुछ मैंने वन शॉर्ट लेक्चर में इसमें कवर किया हुआ है। अब मेरा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके जरूर विजिट करें। आपका हमारा साथ बस यहीं तक था। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और बताइएगा कि आपको अगला चैप्टर किस वीडियो में चाहिए है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कंटिन्यू फोकस योर स्टडी। एग्जाम सिर पर है, लगे रहो, बने रहो। थैंक यू।